हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि हम लोग संविधान सभा को पढ़ेंगे, तो चलिए संविधान सभा को पढ़ते हैं। पहले देखते हैं संविधान क्या होता है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। संविधान जो होता है वो कानून का दस्तावेज होता है। संविधान के आधार पर किसी देश व्यवस्था का संचालन किया जाता है, इसलिए संविधान बहुत ज़रूरत होता है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। देखिए, जो शासन होता है, शासन सरकार यानी गवर्नमेंट किस तरह से पूरे देश में चलती है, इसको देखते हैं। शासन का 3 भाग है, एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं, कार्यपालिका को एक्जीक्यूटिव बोलते हैं, न्यायपालिका को जुडिशरी बोलते हैं। पहला है विधायिका, जो कानून बनाती है, कानून बनाने वाली संस्था। विधायिका जो होती है वो संघीय विधायिका अलग होती है और एक प्रांतीय विधायिका अलग होती है। संघीय विधायिका ये देश के लिए कानून बनाता है, देश के लिए कानून। और प्रांतीय विधायिका होता है ये राज्य के लिए कानून बनता है। यहाँ पे राज्य के लिए कानून बनता है। तो ये जो कानून बनता है कहाँ बनता है? तो संसद में बनता है। और संसद है कहाँ? तो दिल्ली में। यहाँ राज्य के लिए कानून बनता है, तो राज्य हमारा कहाँ है? तो बिहार। वहीं पे कानून बनाएगा, यानी बनेगा कहाँ? तो विधानमंडल में। वैसे ही कार्यपालिका भी 2 पार्ट का होता है, एक संघीय मंत्रिपरिषद और दूसरा प्रांतीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद में क्या होता है? संघ के जितने भी मंत्री होते हैं, ये देश में जो कानून है उसको लागू करने का काम करवाने का काम करता है। जैसे रक्षा मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गए, सभी तो कार्यपालिका में ही आते हैं। पुलिस हो गया, सभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो सरकार से वेतन लेता हो और वह काम पब्लिक के लिए करता हो, सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। वैसा ही प्रांतीय मंत्रिपरिषद में राज्य के लिए कानून बनेगा और कानून बनने के बाद लागू कौन करवाएगा? तो यही कार्यपालिका के प्रांतीय मंत्रिपरिषद। आपको भी पहले से मालूम है कि मंत्री अलग अलग होता है, कोई शिक्षा मंत्री, तो कोई जल मंत्री, कोई कृषि मंत्री। सभी मंत्री अलग अलग अपने कानून को देखते हुए कानून को लागू करवाने का काम करता है, वही कार्यपालिका कहा जाता है। अब देखिए न्यायपालिका। न्यायपालिका इसके तरह 2 पार्ट में नहीं होता है, संघ के लिए अलग, प्रांत के लिए अलग। सबका कानून एक ही बराबर होगा। गलती कीजिएगा यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट आपको सजा देगी। यहाँ देखिए, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे छोटा हाई कोर्ट और उससे छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट मालूम है आपको कितना है पूरे देश में? 25 गो है। और सुप्रीम कोर्ट का एगो है? तो एगो है। और वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 672 के लगभग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यहाँ देखिए नोट में, न्यायपालिका एकात्मक एवं एकीकृत होता है। इसमें किसी राज्य के लिए अलग नियम नहीं है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबके नीचे है। अगर ये गलती करेगा तो ये फटकार लगाएगा, ये गलती करेगा तो ये फटकार लगाएगा। आपको बताया सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होता है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो होता है ये सबसे बड़ा कार्यपालिका होता है। न्यायपालिका एकात्मक एवं एकीकृत है। एक देश एक कानून। संविधान हमारा कैसा है? तो हमारा संविधान निर्मित है, यानी बनाया गया है, बहुत सारा लोग मिलकर बनाया है। यह लिखित है और यह विशाल संविधान है। बेसिक पॉइंट पूरा क्लियर हो गया बच्चों। अब चलते हम लोग संविधान सभा के ऊपर, जो आप लोग से वादा किए थे कि आपको वहीं से क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, जब देश आज़ाद होने के कगार पर आई तो देश के लोगों ने कहा कि संविधान सभा का मांग करते हुए कि देश का संविधान हम खुद बनाएंगे, इसमें ब्रिटिश का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये सब लोग अपने अपने तरीका से मांग किया। तो प्रत्यक्ष मांग किया कोई, तो कोई अप्रत्यक्ष मांग किया, तो कोई सांकेतिक मांग किया। इसको ढंग से पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष रूप में मांग किसने किया था? तो मानवेंद्र राय ने किया था। और कांग्रेस अधिवेशन में भी मांग किया गया था प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से बाल गंगाधर तिलक मांगे थे। दादा भाई नौरोजी ने भी संविधान सभा की मांग की थी। सांकेतिक में महात्मा गांधी संविधान सभा की मांग की थी। तेज बहादुर सप्रू ने भी संविधान सभा की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा को मांगा गया था। और नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का प्राक रूप कहा जाता है। हम आगे की ओर पढ़ेंगे अभी। चलिए एक एक करके डिटेल पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष मांग, जिसको डायरेक्ट डिमांड कहते हैं, कैसे माना गया था? देखिए, कुछ ऐसा भी सिचुएशन था कि अंग्रेज डायरेक्ट मांगने पे हो सके कोई दिक्कत दे दे, हो सके आपके साथ कोई गलत व्यवहार करे। इसके लिए डायरेक्ट मांग भी हुआ और इनडायरेक्ट मांग भी हुआ और टोकन डिमांड भी हुआ, यानी सांकेतिक मांग भी हुआ। देखिए, प्रत्यक्ष मांग में क्या क्या हुआ, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन रहता है। एम एन रॉय ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। 1935 में
कांग्रेस अधिवेशन में भी संविधान सभा की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू लखनऊ अधिवेशन 1936 में संविधान सभा की मांग की थी। फैजपुर अधिवेशन में भी 1937 में मांग की गई थी। और फैजपुर अधिवेशन जो था ये गांव में होने वाली पहली अधिवेशन था। हीरापुर अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया और कहा, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप से निर्मित होना चाहिए। उस समय के जितने भी फेमस नेता थे सभी अपने अपने ढंग से संविधान सभा की मांग कर रहे थे और चाह रहे थे कि देश हमारा आज़ाद हो जाए और हमारा खुद का कानून बन जाए। अब चलते हैं अप्रत्यक्ष मांग में। इंग्लिश में इसको इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा की मांग की और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इन्होंने मौलिक अधिकार को मांगा था। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था 1906 में? 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया, यानी स्वराज पहला बार शब्द दादा भाई नौरोजी ने यूज किया। स्वराज यानी खुद का राज 1906 में कलकत्ता में किया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, यानी भारतीय होकर ब्रिटिश संसद के एक सदस्य हो गए थे। पहला कांग्रेसी थे जो 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। चलिए इसको भी रिकॉल कर लेते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज बिल में मौलिक अधिकार की बात की। वही 1906 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में कहा था स्वराज शब्द का यूज करते हुए कि हम लोगों का जो आज़ादी मिलना चाहिए वो जल्द मिलना चाहिए और संविधान सभा का गठन हो। देखिए बच्चों, हम लोग प्रत्यक्ष मांग भी देख लिए और अप्रत्यक्ष मांग भी देख लिए। अब देखते हैं सांकेतिक मांग। देखिए बच्चों, सांकेतिक मांग किसने किसने किया था? टोकन डिमांड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि स्वतंत्रता हम भारतीयों के लिए अभिव्यक्ति है, मतलब हम लोगों को कोई स्वतंत्र कर रहा है तो हम पे एहसान नहीं कर रहा है। तो कहा कि स्वतंत्रता हम भारतीयों का अभिव्यक्ति है, न कि ब्रिटिश संसद का उपहार है। वहीं तेज बहादुर सप्रू ने कहा 1934 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल में प्रस्तुत किया, यह भारत है, यह भारत के लोगों का देश है, इसे स्वतंत्र कर दिया जाए। देखिए नेहरू रिपोर्ट आया 28 अगस्त 1928 को। 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू द्वारा। नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का प्राक रूप कहते हैं। प्राक रूप का मतलब होता है कि संविधान जो है उसका पहले से ही कुछ न कुछ बखान कर दिया गया था नेहरू रिपोर्ट में कि ऐसा हमारा संविधान में होना चाहिए। अगला है कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की भांति, यानी कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के भांति हमें भी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। किसने कहा था? तो मोतीलाल नेहरू ने अपने नेहरू रिपोर्ट में। अभी जितने भी मांग देखे हैं, प्रत्यक्ष मांग हो, अप्रत्यक्ष मांग हो, चाहे सांकेतिक मांग हो, तीनों से कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ा अंग्रेजों को। तब जाके हम लोगों का संविधान सभा देने का वो लोग बात करने लगा, ना तो उसके पहले बात भी नहीं करता था। उसके अलावा उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही का कमी पड़ने लगा, पुलिस का कमी पड़ने लगा। तो अंग्रेज बोला संविधान सभा के मांग को स्वीकार करते हैं और आप लोगों को संविधान सभा भी देंगे और संविधान भी देंगे और हम देश भी छोड़ के चले जाएंगे। बस आप लोगों को इस विश्व युद्ध में सपोर्ट करना है और हमें जिताना है। बाकी आप लोग जो मांग कर रहे हैं सभी आपको दिया जाएगा। बच्चों, इस चीज़ को पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए। जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ था उस समय अंग्रेजों ने हम भारतीयों को लालच देकर हम लोग का तो सपोर्ट ले लिया, लेकिन उसके बाद जितना भी वादा किया था वो नहीं किया गया। यहाँ तक महात्मा गांधी जी भी सभी भारतीयों को उनके सिपाही में भर्ती होने के लिए कहा, इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट नाम भी दिया गया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया उसके बाद अंग्रेजों ने हम लोगों को ठेंगा दिखा दिया। उसी तरह से जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया उस समय फिर से अंग्रेज हम लोगों को लालच देने आया, लेकिन हम लोग उस समय का बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उनके सभी मंसूबे पर पानी फेर दिया। उन लोगों ने अलग अलग प्रस्ताव लाया, लेकिन भारतीयों ने उनकी एक भी न सुनी। तो उसी तरह से लालच दिया गया अगस्त प्रस्ताव के रूप में अंग्रेजों द्वारा। 8 अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव लाया गया। गवर्नर जनरल लिनलिथगो थे। कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग लेने के लिए कि सहयोग कीजिए। उसके बाद प्रावधान क्या था? तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि आप जो भी नियम बनाए तो हम भारतीय से पूछ कर बनाए, एवं जो संसद चलता है उस संसद में भारतीयों का भी भागीदारी होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा बनाया जाएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, अंग्रेजों ने कहा लालच देते हुए, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा बनाया जाएगा। लेकिन हमारे भारत के जो नेता थे और आम आदमी इनको सपोर्ट करना नहीं चाह रहा था। निष्कर्ष क्या था? तो पहली बार अंग्रेजों द्वारा मान लिया गया कि संविधान का निर्माण खुद भारतीय करेंगे, यानी अब इन लोगों को जाने का समय आ चुका था। तो ये प्रस्ताव ला रहे थे कि फिर से राज करें, लेकिन भारतीय नहीं सुन रहे थे।
दूसरा क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन कब आया? तो 22 मार्च 1942 को लाया गया। उसका सचिव स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। बच्चों, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ, उसी को लालच दे देकर हम लोगों को चाह रहा था कि सपोर्ट करें। तो 22 मार्च 1942 को लाया गया। इसका सचिव स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। कारण क्या था? फिर से द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से मदद लेना। प्रावधान क्या निकला? संविधान सभा का गठन होगा। फिर से बोला गया कि संविधान सभा का गठन होगा। विश्व युद्ध जब तक खत्म नहीं होगा, भारतीयों का सुरक्षा का गारंटी ब्रिटिश लेंगे। इस मिशन को मुस्लिम लीग भी अस्वीकार कर लिया और अस्वीकार करते हुए कहा कि 2 संविधान बनना चाहिए और हम लोग को अलग कर दीजिए पाकिस्तान के रूप में और भारत को छोड़ दीजिए। यहाँ पे यहाँ मुस्लिम रहेगा, यहाँ हिंदू रहेगा। एक देश को 2 भाग में तोड़ दीजिए, हिंदू एक जगह रहेगा, एक जगह मुस्लिम, यानी मुस्लिमों का देश अलग बना दिया जाए। महात्मा गांधी इस मिशन को दिवालिया बैंक का चेक कहा। बस आप लोग को एक चीज बच्चों ध्यान रखना है कि जितना भी लालच दिया जा रहा था, सब द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट करवाने के लिए किया जा रहा था। अगला है कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा 24 मार्च 1946 को मिशन दिल्ली में पहुंचाया गया। यानी यहाँ नहीं, ये इंग्लैंड के जो मंत्री परिषद थे, जो वहाँ अंग्रेजों का, उन्होंने कहा कि अब संविधान सभा दे दिया जाए। तो उनका जो मिशन था वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और 16 मार्च 1946 को प्रस्तुत किया गया पैंथिक लोरेंस के अध्यक्षता में। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ये इंपॉर्टेंट है, वहां का प्रधानमंत्री यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। कैबिनेट मिशन पास हो गया और इसी से संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का मतलब कुछ लोग आएंगे और संविधान पर बात करेंगे कि संविधान कैसे बनेगा। भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहली बैठक संविधान सभा का। हम आगे से बच्चों कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।